हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भूमि। मेरा नाम है अरविंद कुमार। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में या कहें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है। थोड़ा शॉर्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया। और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। जब हम एक क्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज ट्रेड करते हैं तो उसमें कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं और उनका कैसे बेस्ट यूज हो सकता है। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच इट, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीरीज, एंड देन वॉच दिस पार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पर हम लाते हैं एजुकेशन से संबंधित कंटेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। चलिए, पार्ट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स की बात करें तो वेयर हाउस एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है जो हमें पता होना चाहिए कि वेयर हाउस होता क्या है और कैसे वेयर हाउसिंग होती है। जनरली वेयर हाउसिंग बोलते हैं गुड्स को जो स्टोर करते हैं हम लोग अपने गोदाम में, उसको वेयर हाउसिंग बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी आर्ट ऑफ स्टोरिंग गुड्स इज़ वेयर हाउसिंग। जहाँ पर हम इन गुड्स को स्टोर करके रखते हैं उनको वेयर हाउस कहते हैं। वेयर हाउस के बारे में मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो और भी बनाया हुआ है। मैं अभी वीडियो के कॉर्नर में आपको डाल दूंगा लिंक में, तो आप उसको देख सकते हैं अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्टोरेज होते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट इन दैट वीडियो। तो चलिए अभी बात करते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं वेयर हाउस और गोडाउन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम वेयर हाउस की बात करें तो हम जब मैं एक वेयर हाउस का नाम लेता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में जो स्टोरिंग ऑफ गुड्स होती है उसको वेयर हाउस बोलते हैं जनरली। और अगर मैं बोलूँ स्टोरिंग ऑफ गुड्स एक मैं अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर रहा हूँ इन कंपेयरिंग टू वेयर हाउस, तो उसको मैं एक गोडाउन बोलता हूँ। एक मैं एग्जांपल के ज़रिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि जब मैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करता हूँ तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में डेस्टिनेशंस भी बनी होती हैं कि किस लोकेशन का सामान है। जैसे लोकेशन ए है, लोकेशन बी है, लोकेशन सी है, और आई कैन नेम द सिटी, मे बी मुंबई, मे बी पुणे, मे बी दिल्ली। तो ये जो 3 सिटीज़ हैं, मेरा कोई वेयर हाउस है, सपोज़ नासिक में कोई वेयर हाउस है मेरा। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अगर मैं ऑर्गेनाइज़ सेक्टर की बात करूँ तो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर की वेयर हाउसिंग इसी प्रकार से होगी कि मुंबई जाने वाला सामान मुंबई की लोकेशन में स्टोर होगा और पुणे जाने वाला सामान पुणे की लोकेशन पे स्टोर होगा, और अगर मैं बोलूँ दिल्ली जाने वाला सामान तो दिल्ली की लोकेशन पे स्टोर होगा। तो ये हो गया हमारा एक ऑर्गेनाइज़ सेक्टर की स्टोरेज, जिसको मैं वेयर हाउस बोलूँगा अगर मैं वहाँ पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज सेक्टर की स्टोरेज करवा रहा हूँ। और भी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कि मैं नेचर ऑफ द प्रोडक्ट जो है हमारा, उस हिसाब से मैं स्टोरेज करवा रहा हूँ। अगर मेरा कोई है प्रोडक्ट जिसे एक कोल्ड स्टोरेज चाहिए, फॉर एग्जांपल आई एम स्टोरिंग द मिल्क और कर्ड और चॉकलेट, सो स्टोरेज फॉर दिस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स नीड्स कोल्ड स्टोरेज। और अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल नॉन फूड प्रोडक्ट्स की, तो वो उसको हम नॉर्मली रैक पे भी स्टोरेज कर सकते हैं। तो जहाँ पर मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ मेरा टाइप ऑफ स्टोरेज एज पर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच आई एम डूइंग ऑन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर, राइट। और अगर मैं बात करूँ गोडाइन की, तो गोडाइन में कोई नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से स्टोरेज डिफाइन नहीं होता। मुझे जहाँ समझ में आता है मैं वहाँ रख देता हूँ, बट हाँ, थोड़ी बहुत कोडिंग हम वहाँ भी करते हैं प्रोडक्ट्स की कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा हुआ है। एक रजिस्टर में लिखते ज़रूर हैं, बट इसकी कोई सिस्टम एंट्री कहूँ या मैं कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टोरेज डिफाइंड हो। जनरली गोडाउन्स में आप देखेंगे कि वो लैंड पे ही सामान रख देते हैं, ज़मीन पे ही सामान रख देते हैं। उनके यहाँ कोई ऐसा रैक स्टोरेज या पैलेट स्टोरेज काइंड ऑफ थिंग्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ लॉजिस्टिक्स है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मेरा एक ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज में और एक अनऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज में। जब भी मैं अनऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज करता हूँ तो उसको गोडाउन बोल सकता हूँ। और जहाँ पर भी मेरी एक कमर्शियल बिल्डिंग है और मैं वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोरेज कर रहा हूँ गुड्स का, तो मैं उसको एक वेयर हाउस बोल सकता हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों कस्टम्स के बारे में। कस्टम्स के बारे में पार्ट 1 में भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। ये तो हमको पता ही है कि भाई ये जो कस्टम्स होता है ये एक एजेंसी होती है, गवर्नमेंट एजेंसी, जो हमारे लिए हेल्प करती है कि जो मेरा इनवर्ड और आउटवर्ड गुड्स होता है, एक किसी भी कंट्री से आने वाला गुड्स और एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर वो इम्पोर्ट हो रहा है, तो उसको मुझे
चेक करवाना पड़ता है, मुझे क्लियरेंस चाहिए होती है कस्टम्स की, कस्टम की क्लियरेंस के विदाउट मैं ना ही एक्सपोर्ट कर सकता हूँ किसी भी गुड्स को, ना ही इंपोर्ट कर सकता हूँ। हर एक कंट्री की अपनी एक गाइडलाइन होती है कस्टम्स की, तो उस गाइडलाइंस को अगर आप अडहेयर करोगे तो ही आप उनकी कंट्री में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर पाओगे। तो कस्टम इज द एजेंसी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग योर गुड्स आउट एट द पोर्ट। अगर बात करें कस्टम ड्यूटी की, तो कस्टम ड्यूटी एक आपने बहुत सुना होगा टर्म इंटरनेशनल बिजनेस के, अगर आप स्टूडेंट रहे हैं या इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं तो कस्टम ड्यूटी होती क्या है आज जानते हैं डिटेल में। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जब भी मैं अगर किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा रहा हूँ किसी दूसरी कंट्री से, सपोज मैंने कोई जापान से कोई चीज़ इंपोर्ट करवाई, कोई भी रॉ मटेरियल मान लो कुछ भी, तो अगर जो मैं इंपोर्ट करने के बाद मेरा जो गुड्स होता है वो डायरेक्ट मैं अपने वेयर हाउस में नहीं ला सकता। ऑफ कोर्स वो पहले अनलोड होगा, मेरे इंडिया का जो भी पोर्ट होगा वहाँ पर अनलोड होगा, उसके बाद भी वो मैं अपने वेयर हाउस में नहीं ले सकता। उसके बाद वो जाता है प्रोडक्ट कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस में। कस्टम का एक वेयर हाउस होता है अटैच टू पोर्ट, तो वहाँ पर वो ये प्रोडक्ट जाता है और वहाँ पर मुझे उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है। Once I pay the import duty of that product, then I can import it to my warehouse from the custom bounded warehouse. तो ये हमारा होता है बेसिकली द कस्टम ड्यूटी। जो भी ड्यूटी मैं पे करता हूँ अपने गुड्स को इंपोर्ट करवाने के लिए अपनी कंट्री में, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। कुछ और सर्टिफिकेशंस होती हैं जो मुझे बनानी पड़ती हैं कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाने के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया। और कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस आप लोग समझ ही गए होंगे कि कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस की जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट अनलोड होने के बाद पोर्ट पे हमारे एक वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है बिफोर रिलीजिंग इट टू माय वेयर हाउस और माय फैक्ट्री। तो वहाँ पर जहाँ पर ये प्रोडक्ट स्टोर किया जाता है बिफोर पेइंग द इम्पोर्ट ड्यूटी, उस जगह को हम बोलते हैं कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस। आगे बात करें फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया जनरली होता है कि कस्टम ड्यूटी जो होती है मेरी उसको रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए। जनरली क्या होता है, मैं आपको बता दूं, कई इंपोर्टर्स ऐसा करते हैं कि अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, राइट, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने किसी कंट्री से इंपोर्ट कर लिया पहले, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने कोई सामान मंगाया रॉ मटेरियल थाईलैंड से, और थाईलैंड से मंगाने के बाद मैंने अपने वेयर हाउस में फैक्ट्री में लेके नहीं आया, कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस से ही मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, राइट। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फ्री ट्रेड एरिया। बात करें नाफ्टा के बारे में, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के बीच में चलती है, ताकि जो उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो कम डॉक्यूमेंटेशन पे स्मूथली रन हो पाएँ। तो वो उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी हुई है कि भाई एक एग्रीमेंट साइन करा हुआ है कि हम हमारे कंट्रीज़ के बीच में जो भी ट्रेड्स होंगे वो एज़ पर नाफ्टा नाफ्टा कंट्रीज़ हैं तो वो उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की छूट देती है। फॉर एग्जांपल मेक्सिको, कनाडा, अमेरिका के बीच में जो एग्रीमेंट्स हैं उनको बोलते हैं नाफ्टा। उनको इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको नाफ्टा बोलते हैं। आज की डेट में वो यूएससीएमबी कहलाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको। एक बहुत ही कॉमन टर्म आपने इंटरनेशनल बिजनेस में और सुनी होगी, आईसीडी करके। आईसीडी क्या होता है दोस्तों, कि जो भी मैं कंटेनर्स अनलोड करवा रहा हूँ अपने पोर्ट के पास में या पोर्ट पे, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो पोर्ट पे पहुँचने से पहले कई बारी मैं स्टोर करके रखता हूँ इनलैंड कंटेनर डिपो पे। अगर मैं एग्जांपल लूँ इंडिया के इनलैंड कंटेनर डिपो का, तो बहुत ही नोन्ड आईसीडी है तुगलकाबाद में, न्यू दिल्ली में। तो जनरली यूसेज क्या होता है इस टाइप्स ऑफ डिपो का, कि वहाँ पर हम जो हमारे कंटेनर्स हैं वो कंटेनर्स का स्टोरेज होता है। आगे बात करें दोस्तों, कस्टम टेरिटरी क्या होता है। कस्टम टेरिटरी जनरली कई बारी क्या होता है कि अगर दो कंट्रीज़ आपस में कुछ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और वो सेम कस्टम रूल्स फॉलो करते हैं, तो अगर ऐसी कोई भी दो कंट्रीज़ है तो उसको हम कस्टम टेरिटरी बोल सकते हैं। और बात करें थोड़ा सा डिटेल में कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस के बारे में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट जो आपने इंपोर्ट करवाए हैं किसी और कंट्री से, वो यहाँ पर आके स्टोरेज होते हैं कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस में। आपके वेयर हाउस में या फैक्ट्री में इंपोर्ट करने से पहले यहाँ पर स्टोर करके रखे जाते हैं जब तक आप उसकी इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करते। तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है दोस्तों, ये आप वन गो में भी पे कर सकते हो और पार्ट में भी पे कर सकते हो। आप अपना जो प्रोडक्ट्स है वो आपने सपोज़ 100 यूनिट ऑर्डर करी हुई है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो
10 यूनिट एक बार में पे किया, फिर 20 यूनिट्स पे किया, फिर फर्दर 70 यूनिट्स पे कर दिया। तो पार्ट पेमेंट की भी क्लॉज होता है कस्टम ड्यूटी में। आप पार्शियल पेमेंट करिए और पार्शियल अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलीज़ करवा सकते हैं कस्टम की तरफ से। तो ऐसी भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, बट सजेस्टेड यही होता है कि आप एक वन गो में अपनी कस्टम ड्यूटी पे करें और प्रोडक्ट ले जाएं, क्योंकि ये आपको महंगा पड़ेगा अगर आप पार्शियल लोड्स के साथ पे करते हैं तो। उसके बाद जनरली जो कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस होता है, यहाँ पर कई सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो यहीं पर कस्टम के वेयर हाउस में ही प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करवाते हैं, पैकिंग करवाते हैं और ग्रेडिंग करवाते हैं, ब्लेंडिंग करवाते हैं। अगर आपको नहीं पता ग्रेडिंग और ब्लेंडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग और ब्लेंडिंग क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। सपोज ए कैटेगरी प्रोडक्ट को बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो उसको ए कैटेगरी में रखते हैं, कोई उससे डिग्रेडेड क्वालिटी है तो उसको बी में रखा, और उससे भी गंदी क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो उसको सी में रखा। तो ये जो ग्रेडिंग है, ये ग्रेडिंग भी हम कस्टम वेयर हाउस में करवा सकते हैं, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू बियर अ कॉस्ट फॉर इट, लाइक वी डू फॉर ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। क्योंकि जो भी हम वहाँ पर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कस्टम वेयर हाउस के अंदर, ऑफ कोर्स उसके पीछे कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है और वो कॉस्ट हमको कस्टम्स को पे करनी ही होगी, तभी हम अलाउड होंगे वो चीज़ें करने के लिए कस्टम के वेयर हाउस में, अदरवाइज हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। बात करें ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग होता है कि मैंने कोई भी 2 ऑटो पार्ट्स लिए, कोई भी 2 प्रोडक्ट्स मंगाए। सपोज मैंने टेनिस और कॉक मंगाई, तो होता क्या है दोस्तों, सपोज मैंने ये टेनिस जो है वो किसी और कंट्री से मंगाया और कॉक जो मंगाई वो किसी और कंट्री से मंगाई। दोनों प्रोडक्ट मेरे आ गए कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस में, स्टोर हो गए आके। ठीक है, उसके बाद मुझे वो सिंगल पैकेजिंग में पैक करवाने हैं और कस्टमर को अपने वेयर हाउस में जहाँ पर मैं स्टोर करके रखना चाहता हूँ फैक्ट्री में, वहाँ पर मुझे उसको ले जाना है। तो ये जो ब्रांडिंग का काम है, ये जो पैकेजिंग का काम है, ये जो ब्लेंडिंग का काम है, आप मैं इसको एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ, मैं इसको एक सिंगल प्रोडक्ट की तरह बेचना चाह रहा हूँ, तो ये चीज़ में कहलाती है ब्लेंडिंग, और ये चीज़ मैं वहाँ पर भी रह के कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस में रह के कर सकता हूँ। बात करते हैं आगे कि इंटरपोर्ट क्या होता है। इंटरपोर्ट जैसे कि हमने पहले बात करी कि अगर मैं कोई भी सामान अपने किसी एक कंट्री से इंपोर्ट करवा रहा हूँ और उसके बाद विदाउट इंपोर्टिंग और ट्रांसफरिंग इट टू माय ओन वेयर हाउस, मैं उसको कहीं और कंट्री में एक्सपोर्ट कर देता हूँ, इसको बोलते हैं एंट्रीपोर्ट। कि मैंने प्रोडक्ट मंगाया, प्रोडक्ट मंगाने के बाद मैं उसको अपने फैक्ट्री या वेयर हाउस में नहीं ले गया, मैंने अपनी कंट्री में उसको सेल आउट नहीं किया क्योंकि मैं लाया ही नहीं अपनी फैक्ट्री तक या वेयर हाउस तक। मैंने उसको वहीं पर कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस में रखा उसको, और उसके बाद वहीं से उसको एक्सपोर्ट करवा दिया। बहुत सी कंपनीज होती हैं वो ऐसा करती हैं अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी बचाने के लिए और अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। आगे दोस्तों बात करते हैं एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स फ्लो कैसे वर्क करता है। हम लोग सब जानते हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स बाय नाउ क्या होता है, कि अगर हम जो भी प्रोडक्ट यहाँ से अपने नेशनल बाउंड्री के बाहर भेज रहे हैं, तो जो भी लॉजिस्टिक्स की एक्टिविटीज़ हो गई, वेयर हाउसिंग, कस्टम क्लियरेंसिंग, लोडिंग अनलोडिंग, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। बट ये एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैसे चलती हैं, ये थोड़ा सा एक फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वैसे सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्टर फैक्ट्री। एक्सपोर्टर फैक्ट्री से पहले सामान जाता है प्री कैरियर। प्री कैरियर एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी गुड्स को एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेकर कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस तक पहुंचाने की एक्टिविटी को हम प्री कैरियर बोलते हैं। कि मेरा एक्सपोर्ट होने से पहले का जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन लगा फैक्ट्री से या वेयर हाउस से कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस तक का, उसको हम प्री कैरियर बोलते हैं। आगे बात करें कि कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस में ऑफकोर्स वो सामान पहुंचता है, उसके बाद उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी है वो पे करी जाती है, उसके बाद वो लोडिंग पोर्ट पे हमारा पहुंच जाता है सामान। लोडिंग पोर्ट पे लोडिंग होने के बाद उसको मेन कैरियर बोले तो फ्रॉम 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 एक्सपोर्टर कंट्री टू द इम्पोर्टर कंट्री, जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन की जो एक्टिविटी है उसको मैं बोलता हूँ मेन कैरियर। वो वहाँ पर शिप में लोडिंग होने के बाद वो मेन कैरियर हमारा कार्गो के थ्रू चला जाता है सामान इम्पोर्टर कंट्री के लिए। उसके बाद वहाँ पर उसकी अनलोडिंग होती है, और अनलोडिंग होने के बाद एज वी सेड अगेन कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस में उस सामान को रखा जाता है जब तक उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं हो जाती, और उसके बाद वो पोस्ट कैरियर के थ्रू इम्पोर्टर के जो वेयर हाउस होता है या इम्पोर्टर की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। और ये एक्टिविटी जो प्री करियर या पोस्ट करियर की एक्टिविटीज़ है, ये कई बारी
आप मैंने यहाँ पर फिगर में ट्रक डाला हुआ है, बट आप कंफ्यूज ना हो, ये आप रेलवे के थ्रू भी कर सकते हैं। आप किसी और अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्री करियर, पोस्ट करियर और मेन करियर को हम लोग इन तीनों को अच्छे से समझें, क्योंकि कई लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन चीज़ से रिलेटेड भी। तो प्री करियर सिंपली एक्सपोर्टर से जब मैं लोडिंग पोर्ट पे ले जाता हूँ, इसको प्री करियर बोलते हैं। और मेन करियर जो कि मैं एक जो लोडिंग पोर्ट है, लोडिंग पोर्ट से जो मैं लोडिंग पोर्ट से अनलोडिंग पोर्ट तक ले जाता हूँ, इसको मेन करियर बोलते हैं। और जब मैं कस्टम के इंपोर्टर कंट्री में जो कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस है, वहाँ से जब मैं इंपोर्टर फैक्ट्री या वेयर हाउस तक ले जाता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ पोस्ट कैरियर। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्गो इंश्योरेंस सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट टूल। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से एक्सपोर्टर और इंपोर्टर जो होते हैं वो इसको हल्के में लेते हैं, बट ये हल्के में लेने वाली चीज़, लेट मी टेल यू गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, अपने सिंपल लाइफ में भी हर बंदा आजकल आजकल की डेट में लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, तो ये उसी की तरह है कि जब मैं कार्गो का इंश्योरेंस करवाता हूँ और मेरे कार्गो के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ थेफ्ट हो जाती है, उसके पीछे की जो भी कॉस्ट मेरी इन्वॉल्व है वो मेरी रिकवर कर सकती हो सकती है अगर मैंने उस कार्गो का इंश्योरेंस करवाया है। अगर नहीं करवाया है तो वो कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकती। कई बारी ऐसे एग्जांपल्स भी देखे गए हैं कि लोगों के बिजनेस बैंकरप्ट हो गए हैं क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाया था। शिप डूब गया या फिर चोरी हो गई पायरेट्स के थ्रू, तो इन केसेस में क्या होता है कि हमारा सामान तो गया ही गया, उसका कोई इंश्योरेंस करवाया नहीं था, तो उसकी कॉस्ट वापस आनी नहीं है। अगर आप लार्ज स्केल बिजनेस में ऑलरेडी डेवलप्ड नहीं है, आपने सिर्फ एंट्री स्टेज में हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसा कि यार अभी तो मेरे बिजनेस की शुरुआत ही है, इंश्योरेंस एक फालतू कॉस्ट है, उसको क्या मैं इनकर करूँ, अभी ऐसे ही चलाने की कोशिश करता हूँ, बट ऐसी गलती मेरे हिसाब से बिल्कुल मत करिएगा दोस्त, क्योंकि ये आपके बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है। एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि रिस्क इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में और भी ज़्यादा होता है। नाउ अब बात आती है कि जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है ये पे कौन करेगा। इंश्योरेंस की कॉस्ट पे कौन करेगा, ये एक्चुअली डिसाइड करती है हमारी इनकोटर्म्स। इनकोटर्म्स क्या होती है? इनकोटर्म्स होती है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इंटरनेशनल ट्रेड जब भी कोई बंदा करता है तो उससे पहले एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में कुछ कमर्शियल टर्म्स, कुछ कमर्शियल टर्म्स फाइनल होती हैं कि किस चीज़ का खर्चा कौन बंदा उठाएगा। ये चीज़ मेरा डिफाइन करती हैं इनको टर्म्स में। और अगर मेरा इनको टर्म्स में ये लिखा हुआ है कि जो मेरा इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो एक्सपोर्टर उठाएगा तो एक्सपोर्टर उठाएगा, और लिखा हुआ है इम्पोर्टर उठाएगा तो इम्पोर्टर उठाएगा, तो ये जो टर्म्स होती हैं वो ट्रेड करने से पहले ही डिसाइड हो जाती हैं एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में कि भाई साहब कौन सा खर्चा कौन सा बंदा उठाने वाला है। कई बार ये होता है कि मेरा जो फ्रेट का खर्चा है, मेरा जो प्री करियर पोस्ट करियर का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जब आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी सामान। और कोई बार स्टोरेज का खर्चा है, अगर आपने कोई अदर स्टोरेज लिया हुआ है तो वो जो खर्चा है इस कई तरीके की कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है। तो ये जो कॉस्टिंग डिसाइड करी जाती है वो इनको टर्म्स के द्वारा डिसाइड करी जाती है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में। वैसे ही इंश्योरेंस की कॉस्ट भी कौन पे करेगा ये डिसाइड करती है हमारी इनको टर्म्स। आगे बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली कवर नहीं करती हैं। अगर हम बात करें कि अगर हमने प्रोडक्ट की इम्प्रॉपर पैकेजिंग कराई है, सपोज किसी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस ही ये हैं कि ये प्रोडक्ट इस टाइप ऑफ पैकेजिंग में जाना चाहिए, और आप उसके लिए वो टाइप ऑफ पैकेजिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, और अगर उसमें कई बार क्या होता है कि आपने वो पैकेजिंग यूज़ नहीं करी और जिसकी वजह से कोई सिंगल लीकेज हो गई, ठीक है, आपने कोई लिक्विड मटेरियल भेजा बट उसकी जो एज़ पर रिक्वायरमेंट पैकेजिंग थी वो आपने नहीं करी, वो रिक्विज वो प्रोडक्ट डैमेज हुआ और उसने अदर प्रोडक्ट्स को भी डैमेज कर दिया। तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो भी टाइप ऑफ पैकेजिंग डिसाइडेड है मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से, मेरे प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से, तो वो पैकेजिंग ही मैं यूज़ करूँ एज़ पर दी गाइडलाइंस। और अगर बात करूँ कि अगर मेरा कोई भी डिले हो जाता है शिप में, वो चीज़ भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। अगर आपने शिप ही कोई ऐसा चुना हुआ है कि भाई जो जिसकी उम्र ही बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, जो चलता ही बहुत धीरे-धीरे है और आपने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कुछ और है, तो इस डेट में आपका प्रोडक्ट अगर वहाँ पहुँचते-पहुँचते ख़राब हो गया, आपकी अम, जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है वो कम है, तो अकॉर्डिंग टू द शेल्फ लाइफ ऑफ योर प्रोडक्ट यू नीड टू डिसाइड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू नीड टू चूज़ फॉर योर प्रोडक्ट।
तो ये चीज़ें इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं। ये था हमारा आज का पार्ट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स से संबंधित चीज़ें। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनको टर्म्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनको टर्म्स में, टाइप्स ऑफ इनको टर्म्स होती हैं बहुत सारी। तो वो चीज़ हम डिटेल में बात करेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 2 यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर येस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक वेरी वेल केयर ऑफ़ यू। अरविंद कुमार साइनिंग ऑफ।